सुप्रभात। बायोलॉजी के ऑनलाइन क्लासेस में मैं केसी भूषण आप सभी को आमंत्रित कर रहा हूं। जैसा कि इसके पहले हमने पढ़ाया भी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर चल रहा है और इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर का एक पार्ट वायरस है जिसको हम लोग विषाणु कहते हैं और इसी विषाणु की चपेट में अभी संपूर्ण दुनिया जो है सो त्रस्त है, ग्रसित है और उससे बचकर निकलने का प्रयास भी कर रही है। इस वायरस के बारे में आप पूर्व से भी परिचित हैं, जैसे एड्स नामक रोग, ये भी वायरस के कारण होता है। सामान्य सर्दी खांसी ये भी वायरस के कारण होता है, जिसको कॉमन कोल्ड कहते हैं। हेपेटाइटिस ए से लेकर के और इसकी बहुत सी श्रेणियां हैं, वायरस के कारण होता है। चिकन पॉक्स, चेचक, जिसको कि आप ये छोटी मैया बड़ी मैया के नाम से जानते हैं, ये भी वायरस के कारण ही होता है। रैबीज कुत्ता बिल्ली के काटने से होता है। तो ये इस प्रकार से वायरस नाम कोई नया नहीं है, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत ही आता है। इस वायरस के बारे में भी हम आपको डिटेल में अभी तुरंत इसी क्लास में पढ़ाएंगे। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमने आपको बताया बैक्टीरिया के बारे में, 2 नंबर बताया फंगस या फंजाई के बारे में, तीसरा अलगी शैवाल के बारे में, चौथा टाइप भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जिसको कि हम लोग प्रोटोजोआ के नाम से जानते हैं। प्यारे छात्रों, बायो में ग्रीक शब्द का बहुत ही अधिक महत्व स्थान है। ये प्रोटोजोआ शब्द जो है इसकी उत्पत्ति भी ग्रीक शब्द से ही हुई है और इस प्रोटोजोआ नामक शब्द की उत्पत्ति 2 शब्दों से हुई है। एक को पहला शब्द है प्रोटियस और दूसरा शब्द है जोआ। प्रोटियस का अर्थ फर्स्ट पायोनियर होता है, जबकि जोआ का अर्थ एनिमल होता है। देयरफॉर फर्स्ट एनिमल ऑफ एनिमल किंगडम इज नोन एज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का तात्पर्य प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से है, अर्थात कौन जीव पृथ्वी पर सबसे पहले आया। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सबसे पहले पृथ्वी पर प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म के रूप में एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हुई और उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रोटोजोआ के अंतर्गत बहुत सारे एनिमल्स हैं, जिसमें कॉमन एग्जाम्पल अमीबा का आता है, दूसरा एग्जाम्पल पैरामीशियम है, तीसरा एग्जाम्पल यूग्लिना है, चौथा एग्जाम्पल जो है मलेरियल पैरासाइट। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं और इसके बारे में जो है सो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल के बाहर एक कवरिंग होता है जिसको मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। इस मेम्ब्रेन के अलावा वहाँ पर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स में हमने बताया है आपको कि वैसा ऑर्गेन जिसका अपना मेम्ब्रेन होता है उसे हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो यहाँ पर इसका अपना मेम्ब्रेन होता है, जैसे न्यूक्लियस, तो ये सेल ऑर्गेनेल्स के रूप में है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो गया, फूड वैक्यूल हो गया, तो ये सब सेल ऑर्गेनेल्स में है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज अबाउट द हैबिटेट ऑफ प्रोटोजोआ, कि प्रोटोजोआ का वास स्थान कहाँ होता है, कहाँ पर यह पाया जाता है। तो प्रोटोजोआ के बारे में ऐसी धारणा है कि इट मे बी एक्वेटिक, अर्थात
यह जलीय होता है, पानी में पाया जाता है। और पानी कैसा होता है? तो सबसे पहले एक्वेटिक। एक्वेटिक इसका अर्थ होता है पानी में रहने वाला जीव, जलीय जीव को एक्वेटिक कहते हैं। अब इस एक्वेटिक में इट में बी फ्रेश वाटर, यह साफ सुथरे मीठे जलों में पाया जाता है, या हम कह सकते हैं कि इसकी कुछ प्रजाति समुद्रों में भी पाई जाती है, अर्थात यह मैरीन भी हो सकता है। तो प्रोटोजोआ में भी फ्रेश वाटर और मैरीन, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कुछ प्रोटोजोआ ऐसे भी हैं जो कि पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं और उनका काम ही है रोग उत्पन्न करना, जैसे मलेरियल पैरासाइट, जिसको कि हम लोग प्लाज्मोडियम के नाम से जानते हैं। प्लाज्मोडियम की 3 प्रजाति होती है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम और प्लाज्मोडियम मलेरिया। ये ऐसी बीमारी है जिसमें एक नियत इंटरवल पर जो है सो बुखार शरीर में आता है और यह काफी डेंजरस भी माना गया है। कुछ प्रोटोजोआ ऐसे हैं जो कि मनुष्य के शरीर में भी पाए जाते हैं, जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। यह हमारे छोटी आंत में पाया जाता है और क्या करता है कि यह डिसेंट्री कॉज करता है। यदि इनिशियल ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो बाद में चल करके ये डिसेंट्री जो है सो लेटर ऑन इट कन्वर्ट इन फॉर्म ऑफ ब्लड डिसेंट्री। आगे चल करके यह जो है सो ब्लड डिसेंट्री के रूप में भी जो है सो डेवलप कर जाता है। तो आपने अभी तक देखा कि एक पहला प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम जो कि मलेरियल पैरासाइट के रूप में मलेरियल फीवर उत्पन्न करता है। दूसरा हो गया एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो कि डिसेंट्री कॉज करता है। तीसरा है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, इसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस के नाम से जाना जाता है, अर्थात इस रोग में मनुष्य को सोने की बीमारी हो जाती है, अर्थात मनुष्य जो है सो हमेशा सोने की टेंडेंसी में ही रहता है। स्ट्रक्चर का जहां तक सवाल है तो प्रोटोजोआ में खास करके अमीबा का जो है स्थान इरेगुलर में आता है। इसका जो है सो कोई डिफिनिट शेप साइज जो है बॉडी का नहीं होता है। देख सकते हैं आप, ये बीच में इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो है यह साइटोप्लाज्म है, बीच में जो है सो ये खाली स्पेस है जिसको कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ वाटर इनसाइड द बॉडी। दूसरे भी वैक्यूल्स होते हैं जिसको फूड वैक्यूल के नाम से जानते हैं। ये हो गया इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस वन इज न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो इस प्रकार से, और सबसे जो कॉमन स्ट्रक्चर अमीबा में पाया जाता है इसको हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडा मीन्स लेग, फॉल्स फीट, अर्थात वैसी संरचना जो परमानेंट नहीं होती है, आवश्यकता पड़ने पर बनती है और आवश्यकता खत्म होते ही यह संरचना भी खत्म हो जाती है। और ये जो स्यूडोपोडिया है जिसको हम लोग फॉल्स फीट के नाम से जानते हैं, इट प्रोवाइड्स लोकोमोशन ऑफ अमीबा, इट हेल्प्स टू कैच द प्रे, शिकार को पकड़ने में भी जो है सो यह मदद करता है, क्योंकि यह होलोजोइक मूड ऑफ न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है।
तो अमीबा जिसका कि कोई सर्टेन शेप नहीं होता है, यह इरेगुलर आकार का होता है। यहाँ पर लोकोमोशन के लिए जो ऑर्गन है वो ऑर्गन स्यूडोपोडिया के रूप में होता है। दूसरा एग्जाम्पल है जिसका स्ट्रक्चर जो है ये देखिए, ये स्लिपरी शेप्ड एनिमल है। इस स्लिपरी शेप्ड एनिमल अर्थात चप्पल के आकार का ये प्राणी है। यहां पर इसकी विशेषता होती है कि यहां पर सीलिया पाया जाता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस which develops on the body of paramecium is known as cilia. It provides locomotion, it helps swimming of paramecium and also helps to catch the prey. शिकार को पकड़ करके भी जो है यह बॉडी के अंदर भेजने का काम करता है। ये आपका हो गया। इसका दूसरा एग्जाम्पल प्रोटोजोआ का, जिसे कि हम लोग युगलीना के नाम पैरामीशियम के नाम से इसको जानते हैं। तीसरा जो इसका एनिमल है वह एनिमल और प्लांट दोनों के कैटेगरी में उसको रखा गया है। क्यों रखा गया है? तो इसलिए रखा गया है कि इसमें जो है सो प्लांट प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, अर्थात इसमें क्लोरोफिल भी होता है। विथ द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल ए युगलीना कैन प्रिपेयर इट्स ऑन फूड। ड्यू टू प्रिपरेशन ऑफ फूड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, युगलीना इज रिगार्डेड एज ए प्लांट ऑल्सो, व्हेयरएज द अदर कैपेसिटी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स गोज टू एनिमल्स, जैसे लोकोमोशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये सब जो है सो सेम टाइप का जैसा कि एनिमल में है वैसा ही होता है। तो अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, इस प्रकार से बहुत सारे प्रोटोजोआ हैं जिनका स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफर करता है, और खास करके युगलीना को प्लांट और एनिमल दोनों कैटेगरी में रखा गया है। न्यूट्रिशन का जहां तक सवाल है तो हमने पहले ही बताया आपको कि अलग अलग ऑर्गन्स हैं जिसकी मदद से प्रोटोजोआ में न्यूट्रिशन की क्रिया होती है, अर्थात इनका भोजन पकड़ने का तरीका या दूसरा मैकेनिज्म चलता है। रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है। पहला रिप्रोडक्शन है जिसको एसेक्सुअल कहते हैं, और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हेयर the mode of reproduction in protozoa is asexual and it occurs with the help of binary fission, अर्थात एक ऑर्गेनिज्म डेवलप करके दो टुकड़ों में बट जाता है, और इस प्रकार से चाहे वह अमीबा हो, पैरामीशियम हो, युगलीना हो, एक प्रोटोजोआ से दो प्रोटोजोआ का निर्माण होता रहता है। प्रोटोजोआ हमारे लिए यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है। हार्मफुल के बारे में हमने आपको पहले ही बताया कि जैसे एंटमीबा मनुष्य में डिसेंट्री काउज करता है, ट्रिपेनोसोमा मनुष्य में सोने की बीमारी अर्थात स्लीपिंग सिकनेस टेंडेंसी काउज करता है, जबकि मलेरियल पैरासाइट मलेरिया उत्पन्न करता है। कुछ यूजफुल एस्पेक्ट भी हैं, जैसे समुद्र में जो प्रोटोजोआ पाए जाते हैं वह समुद्र में पाई जाने वाली मछलियों का भोजन है, वह उसका शिकार करती है। हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ प्रोटोजोआ पाए जाते हैं जो कि खाना को पचाने का काम करते हैं, और लास्ट में क्या होता है कि जब ऐसे प्रोटोजोआ की मृत्यु होती है तो बाद में चल कर के यह समुद्र के नीचे चले जाते हैं और स्टोन सेल्स का फॉर्मेशन भी करने लगते हैं। प्रोटोजोआ के बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेजर पार्ट है, ये है आपका वायरस।
जिसको कि हम लोग हिंदी में विषाणु कहते हैं, बैक्टीरिया को जीवाणु कहते हैं, वायरस को विषाणु कहा जाता है। वायरस के बारे में ऐसी धारणा है कि इट इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, यह सजीव भी नहीं है निर्जीव भी नहीं है। तो प्रश्न उठता है यह है कहाँ, कहाँ इसे रखा गया है? तो इसे सजीव और निर्जीव दोनों के बॉर्डर पर इसको प्लेसअप कर दिया गया है, रख दिया गया है। क्यों? तो आउटसाइड बॉडी इट इज नॉन लिविंग, शरीर के बाहर यह नॉन लिविंग है, इसलिए कि ये डेड फॉर्म में होता है। जबकि शरीर के अंदर जैसे ही यह पहुंचता है, इट स्टार्ट्स इट्स एक्टिविटी, इट स्टार्ट्स रिप्रोड्यूशन एंड इंक्रीज इट्स नंबर बाय मल्टीप्लाइंग रेट, मल्टीप्लिकेशन रेट में ये बढ़ना शुरू करता है। और इसीलिए हम कहते हैं, हमें कहा गया है कि आप लॉकडाउन हो जाइए, मतलब आप घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। घर से बाहर जाएंगे, ये वायरस किसी न किसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर पहुंचेगा, हम इन्फेक्ट होंगे। और यदि हम इन्फेक्ट होंगे तो आप जैसा कि जानते हैं कि वायरस ऐसा डिजीज है कि वो फैलता है, फैलने वाली बीमारी है। जैसे घर में एक परिवार के सदस्य को यदि सर्दी खांसी होती है तो आप देखते हैं कि ये आसानी से जो है 2-4 को पकड़ लेता है। घर के एक परिवार को मेजल्स होता है, चेचक होता है, तो वो धीरे धीरे एक को ठीक हुआ नहीं, दूसरे को पकड़ लिया। तो यही जो है इस वायरस का टेंडेंसी है। अब ये वायरस का नेचर क्या है भाई? तो वायरस से सार सब माइक्रोस्कोपिक, मतलब कि सभी ऑर्गेनिज्म को हम सिंपल माइक्रोस्कोप पर देख सकते हैं, लेकिन इसे देखने के लिए हमें हाई पावर माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, अर्थात अत्यंत सूक्ष्मदर्शी सब माइक्रोस्कोपिक, वैसा माइक्रोस्कोप जो छोटी से छोटी वस्तु को बहुत ही हाई इनलार्ज करके दिखा सके। और इसलिए कहा गया है कि ये सब माइक्रोस्कोपिक होता है। डिफिनीशन में आप कह सकते हैं कि वायरस से सार सब माइक्रोस्कोपिक डिजीज प्रोड्यूसिंग एंटिटीज दैट मल्टीप्लाई only inside the living cells and have capacity to cause disease in plants, animals, bacteria, blue-green algae. It can cause even a plants and animals both. ये दोनों को प्रभावित कर सकता है और it is present everywhere. It is present everywhere, ये सब जगह है। और बस जरूरत है कि हम किस प्रकार इससे बच सकते हैं। डिस्कवरी का जहां तक सवाल है, एक रूस के वैज्ञानिक थे इवानोस्की। इवानोस्की नामक रशियन साइंटिस्ट ने इस वायरस के बारे में सबसे पहले खोज किया था, बताया था। Another scientist was Stanley who discovered isolated virus in pure crystalline form, अर्थात क्रिस्टल के फॉर्म में जो है सो इसे प्राप्त किया गया था, क्रिस्टलाइन फॉर्म में। और ये उपलब्धि जाती है स्टैनले नामक साइंटिस्ट को। तो स्टैनले आइसोलेटेड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, इवानोस्की डिस्कवर्ड वायरसेस। और इस प्रकार से उन्होंने कहा था कि इट मे बी डीएनए वायरस, इट मे बी आरएनए वायरस। डीएनए वायरस इज मोस्ट हार्मफुल रादर देन आरएनए वायरस। वायरस का जहां तक सवाल है, कैरेक्टरिस्टिक हमने आपको बता दिया कि ये बॉर्डर लाइन पर रखा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वायरस के ऊपर किसी भी प्रकार का एंटीबायोटिक्स काम नहीं करता है, क्योंकि इसमें मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती ही नहीं है। अर्थात वायरस इज अनइफेक्टिव अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। बहुत सारे डिजीज हैं जैसे रेबीज, पोलियो, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा। एक तंबाकू का पौधा होता है जो लोग बड़े शौक से लगाते हैं और तंबाकू खाने का भी काम करते हैं। वैसे
प्लांट में भी एक रोग होता है और इस रोग को हम लोग कहते हैं टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरसेस। वायरस में इस प्रकार से हमने देखा कि ये टीएमवी अर्थात पौधे को भी रोग उत्पन्न कर सकता है। लास्ट में एक टर्म आ रहा है वैक्सीन, VACCINE, वैक्सीन। ये वैक्सीन क्या है? तो वैसा मेडिसिन जिसमें वीकेंड माइक्रोब्स को जमा करके स्टोर करके मेडिसिन बनाया जाता है जो शरीर के अंदर पहुंच करके एंटीबॉडीज उत्पन्न करता है और वो एंटीबॉडीज लड़ने का काम करता है, लड़ करके मारने का काम करता है। जिस मेथड के द्वारा इस वैक्सीन को शरीर के अंदर पहुंचाया जाता है दैट इज नोन एज वैक्सीनेशन। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, अलगी हो या प्रोटोजोआ हो, ये सभी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना था। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सबसे ज्यादा डेंजर पॉइंट ये है कि इट स्पॉइल्स आवर प्रोडक्ट्स। खाना हम बना करके रखते हैं, 2-4 घंटे के बाद खाना खराब हो जाता है। क्यों? तो ये बैक्टीरिया के एक्शन के कारण, फूड पॉइजनिंग एक्टिविटी के कारण ये ऐसा होता है। तो हम उसको बचा भी सकते हैं। द प्रोसेस बाय विच वी कैन सेव आवर फूड प्रोडक्ट्स इज नोन एज प्रिजर्वेशन। फूड का जो है प्रिजर्वेशन की किस प्रकार से हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं। जैसे ऑयल टेक्निक कि खाद्य पदार्थ को हम तेल में डाल करके सुरक्षित रख सकते हैं, फ्रीजिंग करके सुरक्षित रख सकते हैं, फ्राइंग करके सुरक्षित रख सकते हैं, और इतना ही नहीं खास प्रकार के केमिकल्स को डाल करके जो है सो इसे सुरक्षित रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर में हमने पढ़ा कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इसका क्या एक्टिविटी है, इसका क्या हार्मफुल एस्पेक्ट है और क्या यूजफुल एस्पेक्ट है।